तो इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, कैप्टन सुरभि जखमोला ऑफ द इंडियन आर्मी। ये मत लिखो इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है ये क्या अपॉइंट हुई है, वुमेन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द बीआरओ। बस इतना शॉर्ट करके लिख दो, कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट। ठीक है, टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बीआरओ। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई फर्स्ट फॉर्म कैसे बना, वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक। अच्छा, आज भी एक फॉर्म आ रखा है, आप लोग भर देना उसको। उसका है क्या कहते हैं, ये टैक्स ऑफिसर का है, रेवेन्यू टैक्स ऑफिसर का है, और साथ में आपके नगर निगम में अधिशासी अभियंता का फॉर्म है। ठीक है, तो वो उसके लिए जो पेपर है उसका वो 26 नवंबर को है आपका। ठीक है, डेट पहली दे रखी है। तो एक जो आप लोग का आर ओ का पेपर है, यानी कि जो 17 दिसंबर का आपका पेपर है, उससे पहले ये आप लोग का एक पेपर पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक आप कह सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है अभी एग्जाम का वो थोड़ा सा क्या है कि पहला पेपर हिंदी का है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे एमसीक्यू टाइप, और दूसरा पेपर जो है आपका वो जनरल स्टडीज का पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। तो ये भर देना, एक थोड़ा प्रैक्टिस टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है उसकी 18 सितंबर है। आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा हुआ है ना, ध्रुव अदिति? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा हुआ सर है? नहीं। और सर मतलब है कर तो काफी पुराना, एक्सपायर हो गया है अरे वो। ये तो उसको रिन्यू कराओ भाई, फिर आर ओ का कैसे भरोगे फॉर्म? आर ओ के फॉर्म में तो आपको क्या करना है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर डालना है उसको। इस हफ्ते हर ठीक। हालत में उसको रिन्यू करवाओ, वरना वो आर अपर पीसीएस भर सकते हो बिना उसके क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, लेकिन लोअर पीसीएस हो गया, आर ओ हो गया और ये वाले फॉर्म हो गया, तो इसके लिए करा लेना। ठीक है ध्रुव, अगर नहीं ठीक कराया है। तो उसको करा लेना। अच्छा, ठीक है सर। अगला जो है आपका, इसमें अगर हम देखें एक और चीज, क्या ये जो असाइनमेंट हुआ है कैप्टन सुरभि जखमोला को, और जो ये बीआरओ जा रही हैं, तो ये ऑफिसर विल बी सेंड टू भूटान एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये दंतक। ठीक है, तो इसको ये लाइन भी लिख दो, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि जो ये बीआरओ का दंतक प्रोजेक्ट है ये किस देश में आपका चल रहा है। तो क्या क्या टिक कर दिया भाई, भूटान में आपका जो है ये टिक चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान में जो प्रोजेक्ट है ये आपका चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगला थर्ड लाइन मैंने यहाँ पे एक और रखी है कि बीआरओ का फंक्शन क्या होता है, आप पूछ सकते हैं भाई बीआरओ का, अगर हम पढ़ रहे हैं तो बीआरओ बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क अलोंग इंडियाज बॉर्डर एंड इन फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा आप लोग को उसमें डाल सकता है, थोड़ा सा डायलेमा में डाल सकता है कि चलो बीआरओ समझ में आता है कि भाई इंडिया के यहाँ, इंडिया के जितने भी आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग शेयर करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, वहां पे बीआरओ रोड बनाता है। लेकिन बीआरओ इसके साथ साथ आपका रोड और कहाँ बनाता है, जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि बीआरओ ने काफी जो रोड है कहाँ कहाँ बनाई है, आपकी अफगानिस्तान में रोड्स बनाई है, आपकी क्या कहते हैं श्रीलंका में रोड्स बनाई है क्योंकि इनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, भूटान में काफी रोड्स बनाई है, आपकी नेपाल में काफी रोड्स बनाई हैं, म्यांमार में काफी रोड्स बनाई हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप इतना रखते नहीं है, तो वहां तो लॉजिक नहीं बैठती है। तो ये जो वाला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर मान लो इसी स्टेटमेंट को मुझे गलत करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बीआरओ बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड्स इनसाइड इंडिया और द स्टेट विच शेयर बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो गलत होगा, बीआरओ ऑल्सो कंस्ट्रक्ट रोड विद फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज, वहां भी जाके बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना बीआरओ को लेकर। अच्छा, उसके बाद यहां से पूछ सकते हैं कि बीआरओ स्टैब्लिश कब हुआ था, तो लिख दो शॉर्ट में, बीआरओ स्टैब्लिश ऑन 7 मई 1960, ये एक पॉइंट लिख दो, बीआरओ स्टैब्लिश ऑन 7 मई 1960, पूरा लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बॉर्डर कनेक्टिविटी बीआरओ वाज ट्रांसफर इंटायरली टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2015। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट बना के लिख दीजिए कि बीआरओ जो है अभी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपसे पूछ सकते हैं, तो लिख देना, टिक कर देना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2015। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2015। अरुण आपने पेपर में दिया था, टाइम नहीं मिला पेपर का, मैं तभी 2 दिन ओपन करके रखा।
सर थोड़ा बाहर था सर, इसलिए अच्छा, सर। कोई इशू नहीं, ठीक। क्योंकि देखो मैं अब Yes. पेपर जो है वो सैटरडे के साथ साथ अब आपको संडे को भी पेपर देना शुरू करूंगा। ठीक है, तो पेपर थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाने का सेंस ये है कि जितना हम पीछे का पढ़ते जा रहे हैं उसी के कभी 50 क्वेश्चन, कभी 100 क्वेश्चन, कभी फिर करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, कभी मिसलेनियस के 50 क्वेश्चन, कि सैटरडे संडे आपका पूरा बिजी रहे, कि आप अलग अलग जितने टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो वो आप लोग टॉपिक भूलो नहीं। ठीक है, वो मैं पेपर बढ़ाता यस। जाऊंगा। अच्छा, यस। हाँ, वो बात अलग है कि सैटरडे संडे का मैं पोर्ट ओपन कर दूंगा। जैसे इस बार मैंने किया था कि सैटरडे को सुबह से कर दिया था ओपन। जब भी आपको टाइम मिले एक सिटिंग में बैठ के आराम से उसको दो। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2015, ठीक है, ये लिख दो किसके अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और ये ट्रांजेक्शन कब किया गया, तो टिक करके आएगा 2015 में किया गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला लिखिएगा सामने, जैसे आपको दिख रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो इसमें शॉर्ट में लिख लो, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये कहाँ पर हुआ, या ऐसे लिख लो FIH मेन हॉकी वर्ल्ड कप, या शॉर्ट में लिख लो हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड एट कटक, एट कटक्स बारापति, बारापति स्टेडियम इन उड़ीसा। ठीक है, एट कटक्स बाराबती या बाराबाती स्टेडियम इन उड़ीसा, बाराबाती स्टेडियम इन उड़ीसा। ठीक है, ये सब नहीं लिखना कि भाई चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया, सब जानते हैं, पर ये क्वेश्चन पूछते नहीं ऐसे। तो इस बार का वर्ल्ड कप जो है 2023 का हमारा कटक या उड़ीसा सारे इवेंट जो है वो हमारे उड़ीसा में। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो वहां पर क्या कहते हैं मैचेस हुए, ये दो जगहों पर हुए। एक तो आपका ये क्या कहते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है, वहां पर आपका ये स्टेडियम जो है वहां पर ये मैचेस हुए, और कलिंगा स्टेडियम जो है वहां पर ये मैचेस चले। ठीक है, तो ये दो स्टेडियम्स के नाम लिख लो। इनॉग्रेशन जो है वो इस बड़े वाले स्टेडियम में इन्होंने किया था, लेकिन मैचेस जो इनके खेले गए, ठीक है, सारे मैचेस जो हुए टीम्स के बीच में, इन दोनों के नाम लिख लो। हो सकता है कि स्टेडियम का नाम देके आपसे पूछ ले कि किस स्टेट में पड़ता है, तो ऐसे लिख लो शॉर्ट करके, ऑल मैचेस ऑर्गेनाइज या हेल्ड इन एट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला एंड कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। ठीक है, ये तो शायद ही पूछते हैं जनवरी 3 से जनवरी 29, बहुत रेयर होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक हुए, यूपीएससी में तो कभी नहीं पूछे जाते। यूपीएससी में ऊपर वाला पार्ट पूछा जाता है मेन तौर पे कि किस दो स्टेडियम के नाम बताओ जहां पर हुए। जो आपका पीसीएस होता है ना, उसमें ये पूछ लेते हैं कि जो वर्ल्ड कप हॉकी आपका हुआ 2023, ये बताओ इन चारों में से किस डेट से किस डेट तक हो। कोई भी पीसीएस का उठा के देख लो स्टेट का, वो ऐसे नोटोरियस क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ये लिख लो कि ये कब से कब तक हुए, 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023, और ये दो स्टेडियम्स का नाम लिख लो, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और आपका कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक, चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई जो फाइनल मैच है वो किसके किसके बीच में हुआ और जीता किसने, तो शॉर्ट में लिख दो जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, और उसके आगे लिख लो 5-4 इन शूट आउट। ठीक है, 5-4 इन शूट आउट, या जर्मनी विंस द टाइटल एंड बेल्जियम को हराया था किसने, शूट आउट से। ठीक है, शॉर्ट में ये लिख दो, तीन तीन चीजें बस लिख दो, जर्मनी वन दिस टाइटल आफ्टर डिफीटिंग बेल्जियम, आफ्टर डिफीटिंग बेल्जियम बाय 5-4 इन शूट आउट। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में यही पूछते हैं भाई कि जो 2023 का वर्ल्ड कप था हॉकी का वो किसने जीता, जर्मनी जीता। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना होगा तो पूछ लेंगे किसको हराकर जीता, तो बेल्जियम को जीता। ठीक है, बेल्जियम को हराकर जीता। और अगर थोड़ा सा और घुमाना होगा तो पूछ लेंगे जर्मनी का जो ये वर्ल्ड कप का टाइटल था वो कौन से नंबर का था, तो क्या है भाई, व्हेन देयर थर्ड टाइटल। ठीक है, ये इनका तीसरा टाइटल है। तो कहीं से भी ये फैक्ट से जो है आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। हो गया यहाँ तक सबका, सबने लिख दिया। ठीक, और थर्ड पोजीशन पे लिख लो कौन रहा, तो भाई फर्स्ट गोल्ड तो इसके पास गया, ठीक है, सिल्वर जो है इसके पास गया बेल्जियम के पास, और जो ब्रॉन्ज गया वो किसके पास गया, नेदरलैंड के पास। नीचे पे लिख दो ब्रॉन्ज नेदरलैंड्स, ब्रॉन्ज जो हो गया आपका नेदरलैंड्स। यहाँ पर देखना कि किसको हराया, इतना नहीं जाएंगे डीप में। ये टॉप 3 पूछेंगे, जर्मनी बेल्जियम नेदरलैंड।
बस गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। चलिए अगला लिखो, इबोला वायरस। अगला हेडिंग डालिएगा, इबोला वायरस। इबोला वायरस, और इसमें लिख लीजिए, ऑन Jan 11, 2023 WHO announced that Uganda had successfully declared the end of Ebola disease। ठीक है, जितना मैंने अंडरलाइन किया लिख दो उसको शॉर्ट करके, WHO, या on 11 January 23 the WHO announced that Uganda has successfully declared the end of Ebola disease। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अफ्रीका में किस कंट्री ने या किस कंट्री में WHO ने इबोला का एंड बताया है, तो भाई आप टिक करके आ गए आपके युगांडा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इबोला की, तो इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी मिलता है। क्या लिखा हुआ है देखो मैंने, इबोला ऑल्सो नोन एज इबोला वायरस डिजीज, ईवीडी भी इसको शॉर्ट में कई किताबों में मिलता है। तो पूछ सकते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवीडी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। नीचे ऑप्शन क्या होगा, इबोला होगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट में लिख दो, इबोला ऑल्सो नोन एज ईवीडी, इबोला वायरस डिजीज। ठीक है, बाकी नीचे का मत लिखो, वो डीएनए के इनके स्ट्रेन होते हैं उससे फैलता है, पर ये लिख लो, इबोला ऑल्सो नोन एज ईवीडी, इबोला वायरस डिजीज। ठीक, अच्छा अगला लिखिएगा, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, उबर टाटा डील फॉर 2500 ईवी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। सर एक मिनट, मैंने पहले वाला वो इबोला वाला ईबीडी वाला नहीं हाँ। लिखा। इबोला ऑल्सो नोन एज इबोला वायरस डिजीज। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, मेरे ख्याल से कर लिया होगा आप लोगों ने। मिनिमम 5 मैंने डिजीज बोली थी कॉज्ड बाय वायरसेस, 5 डिजीज कॉज्ड बाय क्या कहते हैं बैक्टीरिया, और आपका प्रोटोजोआ। मैक्सिमम जो है आपके इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। 1-2 वायरस हो गया आपका, या तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, 5 इसकी डिजीज, और 5 आपकी जो प्रोटोजोआ हमारा होता है फाइलम, उससे होने वाली डिजीज। ठीक है, वो चीज मैंने बोल रखा था, उसको एक बार प्रिपेयर कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अब ये लिख लीजिएगा आप लोग, उबर टाटा डील फॉर 25,000 ईवी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। उसके आगे लिख दो 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन। बस इसमें बाकी इतना कुछ इतना लिखने के लिए नहीं है, लेकिन पहले आप ये लिख लो, एक जो मैंने हेडिंग डलवाई उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कि अभी हाल में ही किस प्राइवेट कंपनी ने डिसाइड किया कि दे विल गोइंग टू एस्टैब्लिश 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर द इंडिया। तो वो टाटा कंपनी कर रही है, क्योंकि उबर टैक्सी और टाटा के बीच में जो भी सो कॉल्ड सिग्नेचर्स हुए हैं, गाड़ियां बेचेंगे उबर को, तो एज है कि जब पूरे भारत में चलेंगे तो उनको चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी स्पीड से चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर रहा है, जो कि अभी भी नाकाफी है चलने के लिए। तो सिंगल लाइन का एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर रहा है, तो टिक करके आना टाटा। अब यहीं से एक पुराना फैक्ट सामने आ जाता है आपके, क्या, फेम। तो पहले हेडिंग डाल देना, सेकंड पॉइंट बना के फेम, और फेम के आगे एरो बना के ये फुल फॉर्म लिख दो, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। पहले फेम लिख लो सेकंड पॉइंट बना के, FAME, और उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहीं से थर्ड पॉइंट बना के लिखिए, और जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, तो उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड द फेज 1 फेम। कब से, 1 अप्रैल 2015 से। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनेगा कि इन विच ईयर फेम हैज बीन इंप्लीमेंटेड और अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टिक करके आना 1 अप्रैल 2015। ठीक है, और फेम हुआ क्या, यही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो ईवी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट कर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो है, अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं। अब हमने फेम 2 को अडॉप्ट कर लिया है। फेम 1 अगर देखें तो सक्सेसफुली वैसे रहा, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया जितना हम लोग सोच रहे थे। लेकिन अब कहते हैं कि अब बहुत तेजी से, अगर आप देखो तो गाड़ियां जो हैं, कौन सी बैटरी गाड़ी अब आपको दिख रही होगी। अब आपने देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले इक्का दुक्का गाड़ी दिखती थी, कोई दिन भर में कोई एक। लेकिन आज आप गाड़ी लेकर निकलो तो आपको 2 व्हीलर तो हर 10 में से एक आपको क्या मिलेगा, 2 व्हीलर ई मिलेगा, ई व्हीकल मिलेगा। ग्रीन कलर की प्लेट होती है, आपको पता ही होगा।
और अब तो मैं देख रहा हूँ कारें भी जो है आपको 20 कारों में आपको 2 या 1 कार तो पक्का आपको क्या मिलेगी, मैं दिन भर में आप 1 कार तो देख ही लोगे जब भी कभी जाओगे कहीं पर। तो वो सब फेम का ही असर है कि इतना पॉपुलराइज किया गया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी हुआ है। डिसएडवांटेज क्या हुआ है कि फेम के अंडर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये जो कार मेकिंग कंपनीज हैं इनको जो सब्सिडीज देने की बात बोली गई थी वो अभी तक उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इससे उनको बहुत लॉस भी आपका हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड फेम जो है वो क्या लिखा है मैंने, देखिए, द सेकंड फेम इज अ 3 ईयर सब्सिडी प्रोग्राम स्टार्टेड इन, ये मैं लिखना भूल गया था, इसको लिख दो, स्टार्टेड इन 2021। ठीक है, स्टार्टेड इन 2021। तो एक 2015 में शुरू हुआ था और एक इन्होंने शुरू किया 2021 में। स्टार्टेड इन 2021। कई नोट्स में 2020-21 भी लिखा हुआ है, पहले बोलते थे। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हो या यही लिख दो, स्टार्टेड फेम 1 जो है, सॉरी फेम 2 कब स्टार्ट हुआ, इन 2020। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। अब यही चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जामिनेशन की, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का दो या पीसीएस का दो, मेंस में यही चीज आपको लिखने को आ सकती है 100 वर्ड्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द फेम। तो उसमें आपको फेम 1 में कितना बजट लगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फेम कब शुरू हुआ और फेम 2 कब आपका शुरू हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कंपाइल करके आपको विद इन 100 वर्ड्स जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, इसमें से काफी ऐसे टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफी टॉपिक अगर प्रीलिम्स में नहीं आते हैं तो वो फिर आपके मेंस में आपको मदद करते हैं, चाहे यूपीएससी को उठा के देख लो या स्टेट पीसीएस का भी। अच्छा, ठीक, अब नेक्स्ट एक लिख लो, इसमें मैं वो स्लाइड डालना भूल गया था। आप लोग 2 कॉलम क्रिएट करो, 3 कॉलम सॉरी, एक में लिखो इंडेक्स या रिपोर्ट, इंडेक्स ऑब्लिक रिपोर्ट, ऐसे करके लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद आपका सेकंड कॉलम में जो है फर्स्ट रैंक आपकी हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पहले मैं करा रहा हूँ, पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में आ जाते हैं, और इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड कॉलम में आपकी इंडिया की जो रैंक है। ठीक है, ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा आप लोग को। 3 आपके कॉलम बन गए। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे हैं। पहला लिखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो आपका आइसलैंड है, आइसलैंड। ठीक है, और इसमें हमारी जो पोजीशन है अगर देखें तो बड़ी वर्ड्स है भाई, 126 है। ठीक है, 126, और आउट ऑफ की अगर मैं बात करूं कितने में से, तो 163 में से। देखो कितनी वर्स पोजीशन है हमारी, किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में, और सबसे अच्छा जो है आइसलैंड को रखा है। ठीक है, अच्छा, आइसलैंड मेरे ख्याल से सब इमेजिन कर पा रहे होंगे कहाँ पर है ये, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ की तरफ चले जाओगे। और आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर उसकी जो जो पूरा आपका जोग्राफिकल एरिया है, वहां पर लगभग 80% से लेकर कहते हैं 90% तक क्या है, ग्लेशियर्स हैं, और 10% जो जगह है वहां पे क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है। तो बड़ा एक अलग ही नेचुरल या जोग्राफिकल फिनोमेना देखने को मिलता है कि ग्लेशियर्स के बीच से आपका क्या निकल रहा है, वॉल्केनो निकल रहा है। ठीक है, और ऐसा आइसलैंड में क्यों है, क्योंकि आइसलैंड जो है वो 2 प्लेटों के बीच में है, यानी कि 2 प्लेटों से वो डिवाइड हो रखा है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा पूरे अर्थ में 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 क्या है आपकी माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में जो है, जो ये 6 मेजर प्लेट्स हैं, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं और इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है हम लोग जब करेंगे तो उसमें इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे कि भाई 6 मेजर प्लेट कौन सी हैं और जो 20 माइनर प्लेट्स हैं वो कौन सी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मेंस के एग्जाम के लिए, तो मेंस के एग्जाम के लिए इसी में से क्वेश्चन बन जाता है कि मेंशन 6 मेजर प्लेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर डायग्राम एक बना के दिखाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखेंगे सेकंड आपका जो एक इंडेक्स है, देखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले, ये शायद मैंने कराया भी था, पासपोर्ट, जिसमें मैंने बताया था कि आपको 4 तरीके के पासपोर्ट इश्यू होते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें नंबर 1 अगर याद हो तो कौन था आपका अदिति? नंबर 1 पे कौन सा कंट्री थी? याद नहीं आ रहा? ठीक है, नंबर 1 पे जो है सर आपकी, सिंगापुर थी, हाँ सिंगापुर। नंबर 1 पे क्या होगी? सिंगापुर, ठीक है। और इंडिया का रैंक लिखो, हमारी 80 थी, 80, ठीक है। और आउट ऑफ अगर हम बात करें कितने में से, हमारी जो पोजीशन है 193 में, तो कभी देखा जाए तो काफी अच्छी पोजीशन है हमारी, ठीक है। हेनले पासपोर्ट नंबर 1 पे सिंगापुर, और हमारी पोजीशन 80, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इस पे लिखिए नंबर 1 पे आपका दोबारा से आइसलैंड है, ठीक है। और हमारी जो पोजीशन है वो है 127, ठीक। 127 कितने में से? 146 कंट्री में इंडिया की जो पोजीशन है वो 127। उसके बाद लिखिएगा अगला, नेक्स्ट आपको लिखो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें देखो नंबर 1 पे आपका कौन सा कंट्री है? स्वीडन। नंबर 1 पोजीशन पे स्वीडन है। हमारी जो पोजीशन है वो है आपकी 67, ठीक है। 67 आउट ऑफ व्हाट? 120 कंट्रीज, तभी ठीक ही है। 67 आउट ऑफ 120 कंट्रीज, आउट ऑफ 120 कंट्रीज। उसके बाद लिखो, जिसके पीछे हम लोग बहुत सालों से पढ़े थे, बट अब तो क्लाइमेट चेंज शुरू हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते अब, बट हम वेट कर सकते हैं कि अब क्लाइमेट इसके रिस्पॉन्स में कितना हमको बचा सकता है। अब क्या लिखो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब से बातें चल रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अभी हम लोग इस पर फॉलो कर ही नहीं पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपका लिखिए नंबर 1 पोजीशन पे आपका, इस पे कौन है? फिनलैंड है, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन पे आपका फिनलैंड। और हमारी जो पोजीशन है वो 112 है आउट ऑफ 166 कंट्रीज, ठीक है। आउट ऑफ 166 कंट्रीज। और एक लास्ट लिख लो, अभी के लिए कोई एक साथ लिखोगे तो बहुत बुरी महसूस होती है, याद भी नहीं होता फिर। लिखिएगा गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पोजीशन पे सिंगापुर को रखा है। देखो हेनले पासपोर्ट में भी इसी वजह से शायद वो नंबर 1 पे है, इस पे आपका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर पे रखा गया है। और हमारी जो पोजीशन है इंडिया की वो आपकी है 57 आउट ऑफ आपका 104 नेशंस, ठीक है। 104 नेशंस, ठीक है। देखा जाए तो कोई पोजीशन अच्छी भी नहीं है, लेकिन कोई खराब पोजीशन भी हमारी नहीं, ठीक। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो मैंने रखे हैं आपके सामने, ये आपको थोड़े से ना धीरे धीरे इसको रट्टाफिकेशन करना शुरू करो, आपके एग्जाम में जो है ये अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो एक मैंने आप लोगों ने छाट के रखा था, क्योंकि किताबों में वो बहुत अलग अलग दे रखा है। एक तो जो आपके इवेंट्स है ना, जैसे अगला ओलंपिक जो है 3 जो जैसे कह सकते हो कि अगले 4 ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, उसका मैच ऑफ फॉलोइंग पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो वो मैं आप लोग को अलग से करवा दूँ। चलो अब हम लोग मिडिल शुरू करेंगे, और हम लोग जो है मराठा कर रहे थे मेरे ख्याल से, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मराठा में कहाँ तक हो गया था हमारा? किसी को याद है? शिवाजी तक, शिवाजी का हम लोग क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी हो गया था।